हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक अनडाउटेडली आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे जो टर्क्स थे उनका राइज हुआ, उनकी कनेक्शन क्या थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया से, एंड किस तरीके से वो इस्लामाइज्ड हो गए, उनका इस्लाम में कन्वर्जन हुआ, एंड फाइनली किस तरीके से टर्क्स इतने पावरफुल हुए, इतने एग्रेसिव हुए, जिन्होंने पूरा जियोपॉलिटिकल पैराडाइम को चेंज करा, सेंट्रल एशिया, साउदर्न एशिया एंड पूरे सब कॉन्टिनेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इस वीडियो लेक्चर की पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम बायो के सेक्शन पे अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। टर्किश द टर्किश एडवांस टुवर्ड्स इंडिया, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये आज का हमारा टॉपिक है, राइट। सो जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कनेक्शन की बात करते हैं। इंडिया को अगर हम देखने की कोशिश करें, उसका एक कनेक्शन जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट पे समझने की कोशिश करें, तो ये समझने की जरूरत है हमें कि इंडिया के नदर्न फ्रंटियर पे हमारे पास बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री, राइट, द हिमालयंस। सेम गोज विथ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया के बीच में भी आपको कई सारे ऐसे ही माउंटेन रेंजेस देखने मिलेंगे। डेफिनेटली वो हिमालय जैसे नेचुरल फ्रंटियर बाउंड्री आपको प्रोवाइड नहीं करती है, बट इंडीड वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर की तरह काम करती है। हाउएवर, ये रीजन ऐसा है जहां पर आपको उतने बड़े बड़े पहाड़ देखने को नहीं मिलते। कई सारे आपको पैसेजेस देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको गेटवेज देखने मिलेंगे, जिसके थ्रू कई सारे नोमैड्स, सेमी नोमैडिक ग्रुप्स आए, एंटर किए। क्वेश्चन आता है कि नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ग्रुप क्यों आए। तो ये चीज समझना और जानना बहुत आसान है, और इसको आंसर करना बहुत आसान है, बिकॉज एंशियंट पीरियड से ही हम देखते हैं नोमैडिक सेमी नोमैडिक ग्रुप्स बेसिकली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे, बिकॉज वो उनका बेसिक नेचर है, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये नोमैडिक सेमी नोमैडिक ग्रुप्स बेसिकली आ रहे थे, उसका उसके पीछे कई सारे कारण थे। कैसे? ये कारण में सबसे पहला आता है इंडिया का, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो रीजन है, यहाँ की फर्टाइल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के प्लेन एरियाज है। प्लेन एरियाज में आपके फर्टाइल सॉइल है, अच्छी क्लाइमेट है। यहाँ पे कई सारे फ्लरिशिंग सिटीज थी, पोर्ट्स थे, साथ साथ स्किल्डफुल आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन एंड हार्ड वर्किंग लेबर थी, जो कहीं ना कहीं इन ग्रुप्स को अट्रैक्ट कर रही थी। और इसके बियॉन्ड भी बात करें तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हुआ करती थी, जो वेल्थ हुआ करता था, वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं इन सारे ग्रुप्स को शुरुआती तौर से हम देखते आए तो अट्रैक्ट करती रही है। अब थोड़ा अब्बासिद एम्पायर के बारे में समझना जरूरी है। अगर अपनी बेसिक हिस्ट्री समझिए इस्लाम के राइज के पीछे, तो आपको ये पता है आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद खलीफा सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद कई सारे एम्पायर्स आते हैं, एंड इन एम्पायर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस्लाम के एक्सपेंशन में, राइज में, कंसोलिडेशन, राइट। अब्बासिद एम्पायर उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा। अब्बासिद एम्पायर अपने समय के दौरान बहुत ही वास्ट एरिया को कंट्रोल करता है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका राइज बहुत लंबे समय तक हुआ। सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स जो इसमें आते हैं वो आते हैं डेरियस वन। इन्होंने बहुत एरिया तक एक्सपैंड किया, और वो एरिया अगर हम देखने की कोशिश करें तो इजिप्ट से सेंट्रल एशिया तक वो फैला, एंड ऑब्वियसली पूरा एक वेस्टर्न एशियन कंट्रोल तो रीजन था ही, अरेबियन पेनिनसुला पे कंट्रोल था ही। हाउएवर
9th सेंचुरी के आसपास आते आते ये अब्बासिद एम्पायर डिक्लाइन कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया। क्यों? बहुत सिंपल से रीजंस है, इंटरनल स्ट्राइव्स और कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो इकोनॉमी पे पड़ रहा था। क्यों? बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड एक्सपेंशन करना इज नॉट एन ईजी टास्क, राइट? इज नॉट अ ईजी टास्क। आपको कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी वहां पर। जहां भी आपने कंट्रोल स्टैब्लिश किया वहां पे आपको नया एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, वहां पे पूरी नई एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बिल्डअप करनी पड़ेगी, एक नया किंगशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड इज दैट दोज थिंग्स आर क्वाइट कॉस्टली। तो रिसोर्स फैक्टर पड़ रहा है, मैन पावर का लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से धीरे धीरे देखा जाए तो एम्पायर धीरे धीरे वीक होना शुरू हो चुका था, जो 9th सेंचुरी आते आते डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब एक बड़ा सा एम्पायर था जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर चुका है। दैट मीन्स कई सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस या स्टेट्स का भी राइज होता शुरू हो चुका था। हाउएवर, ये जो स्टेट्स थे वो अभी भी खलीफा खलीफा जो कि स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं इस्लाम के, उनको उनकी सुजेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सेप्ट करते थे। बट धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको अर्ली मिड इन हिस्ट्री में बताया था, जैसे ही कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट रूलरशिप आनी शुरू होती है, वो सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू करती है। एंड ये शुरुआत हमें तब से देखने मिला जब यहाँ पे जो रूलर्स हुआ करते थे और जो चिफ्टन्स या लीडर्स हुआ करते थे, वो उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहना शुरू कर दिया, राइट? हमें देखने मिलता है, अगर हम ये सुल्तान्स का जो राइज होना शुरू हुआ, उसकी वजह से हमें इन सुल्तान्स के बीच में भी इंटरनल स्ट्राइक देखने मिला। जैसे मैंने राजपूत की केस से बताया था, कई सारे राजपूत चिफ्टन्स थे। उन राजपूत चिफ्टन्स के बीच में कॉन्टिन्यूस लड़ाइयां चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी, उनको पावर चाहिए था, उनको प्रेस्टीज चाहिए था, उनको वेल्थ चाहिए था, एंड इसके से कॉन्टिन्यूस लड़ाइयां चल रही थी। ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिली। तो इससे बेटर वे में कनेक्ट कर सकते हैं कि जब ऐसी चीजें होती है तो उसका एक आउटकम क्या होता है, राइट? नेक्स्ट सेक्शन है जो आपको समझना जरूरी है, टर्क्स के बारे में ना। हु वर टर्क्स? टर्क्स बेसिकली ऐसी ग्रुप ऑफ लोग थे, ऐसे ग्रुप के लोग थे जो आज के टाइम के मंगोलिस्तान या सीकियांग रीजन, यानी मंगोल्स एंड चाइना के सीकियांग रीजन के आसपास में स्टैब्लिश थे, सेटल्ड थे। वहां से खलीफा ने इन्हें बुलाया था, एज उनको इमिग्रेंट्स की तरह लेकर आए थे, एज अ स्लेव और एज अ मर्सनरी सोल्जर्स। मर्सनरी सोल्जर्स जो कि पैसे के बदले लड़ाइयां करती। इनको लाया गया, इनको यहाँ पे रखा गया वेस्टर्न एशिया, अरेबियन पेनिसुला में। इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया। एंड जब हम तर्क्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ये समझना जरूरी है, और ये हमें समझ भी बहुत आसानी से आती है कि दैट ये जो तर्क्स थे, उन्होंने ना सिर्फ अपने वहां पे पर्शियन लैंग्वेज को और जो ईरानी लैंग्वेज था उनको समझा, उसको सीखा, और साथ ही साथ वहां के कल्चर को भी अडेप्ट किया। और इस तरीके से वो बहुत आसानी से कल्चर एसिमिलेशन या उनका एसिमिलेशन इनटू दैट सोसाइटी हमें देखने को मिलता है, राइट? टर्किश डायनेस्टी एंड द इक्ता सिस्टम, बहुत ही ब्यूटीफुल हेडिंग। टर्किश डायनेस्टी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सामनी डायनेस्टी या सामानी डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी। सामानी डायनेस्टी जो थी वो 874 से लेके 999 पीरियड एडी तक देखने को मिलते हैं। एंड इनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था टर्किश पावर के राइज में, राइट? एंड इनके एक इंस्ट्रूमेंटल कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से टर्किश पावर जो है वो हमें गजनवीद के एरिया में राइज करते हुए देखने को मिलता है। समानिद एम्पायर के बाद गजनवी डायनेस्टी का राइज हुआ, जिसके फाउंडर थे अब्तिगिन। और ये जो पूरा पीरियड था गजनवी डायनेस्टी का, वो 962 से 1186 से देखने मिलता है। यानी कि सामनिड और गजनवीद ओवरलैपिंग करते हैं इन द लेटर पीरियड ऑफ सामनिड एंड द अर्ली पीरियड ऑफ गजनवीद में, राइट? इसके बाद गजनवीद को रिप्लेस करते हैं सेल्जुक्स, एंड देन उसके बाद उनको रिप्लेस करते हैं ख्वारिज्मीस। हाउएवर, ये स्ट्रगल था फॉर द पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ, वो कंटिन्यू चलता रहा। कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं इक्ता सिस्टम इक्ता सिस्टम अगर बेसिक आपने समझा है, और अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं इसके बारे में और डिटेल बताने की कोशिश करूंगा आपको। दिल्ली सल्तनत में मामलुक डायनेस्टी में, दैट टू इन इल्तुतमिश के दौरान, ठीक है? बट अभी के लिए इतना सिस्टम जरूरी ये समझना है कि इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे लैंड दे दिया जाता था, प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया जाता था अमंग द चिफ्टेंस, लॉर्ड्स और नोबल्स, उनके बीच में किया जाता था।
और इस तरीके से वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको मीट करती थी। हाउएवर, यहाँ जो ये एकता का कॉन्सेप्ट था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्किश चिफ्टन्स के पास हेरिडिटरी कंट्रोल नहीं हुआ करता था। दैट मीन्स अगर उनको जमीन मिली है, उसके बावजूद चिफ्टन्स का कंट्रोल उसके ऊपर पूरी तरह से उनका नहीं, वो उसके बावजूद सुल्तान पे डिपेंडेंट है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन देखने मिला और लॉयल्टी देखने मिलता है टर्किश चिफ्टन्स और मिलिट्री लीडर्स की टुवर्ड्स द सुल्तान, राइट। टर्किश एडवांस टुवर्ड्स इंडिया, राइट। हमें देखने मिला कि टर्किश आए, वो राइज किए, टर्किश का इस्लामाइजेशन हुआ, टर्किश में एकता सिस्टम की वजह से भी कहीं ना कहीं लॉयल्टी बढ़ी। उसके बावजूद हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है जो हमें फॉरवर्ड, इसके बियॉन्ड जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको समझने में हेल्पफुल हो। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो टर्किश चिफ्टन्स थे, मिलिट्री थी, पहले तो वो एग्रेशन बहुत शो कर रही थी। एग्रेशन क्यों? क्योंकि उनके पास जो ब्रीड ऑफ हॉर्सेस हुआ करते थे, उनकी जो ब्रीड ऑफ हॉर्सेस थे, उनके सामने इंडियन हॉर्सेस की ब्रीड कहीं स्टैंड नहीं करती थी। फर्स्ट। सेकंड, ये बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन देयर मिलिट्री कैपेसिटी, बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे, टैक्टिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। थर्ड, वो बैटल फील्ड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ करते थे, राइट। इसके बियॉन्ड गाजी स्पिरिट, गाजी स्पिरिट आप गाजी आपने ये सुना होगा महमूद गजनी के टर्म्स में कि वो गाजी, उन्होंने ये एक टाइटल लिया था। ऑल्दो गाजी का मतलब जब हम देखते हैं तो इस शुरुआती तौर पे ये एक काइंड ऑफ वॉलंटियर किया जाता था उन लोगों के द्वारा जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में मेजर कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले करना चाहते थे। एंड वो जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले कर रहे थे, वो उसमें उनको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। उसमें जो भी वॉर हुआ, जो भी प्लंडर हुआ, उसमें जो जीत हासिल हुई, उसमें जो भी बूटी रिसीव हुई, जो भी वेल्थ रिसीव हुआ, उसमें वो शेयर होल्ड करते थे। शुरुआती तौर पे जो ये आपकी गाजी स्पिरिट आई थी, ये गाजीज आई थी, ये नॉन उन टर्क्स के अगेंस्ट में आई थी जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया था इस्लाम में। लेटर पीरियड में हाउएवर हमें देखने को मिलता है कि ये बेसिकली इंडिया में जब ये होना शुरू हुआ तो ये उनके अगेंस्ट में होना शुरू हुआ क्या, जो नॉन बिलीवर्स हुआ करते थे। तो ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट समझ में आ रहा है, शुरुआती तौर पे उन टर्क्स के अगेंस्ट में जो कन्वर्ट नहीं हुए थे। बट इंडिया में जब लेटर महमूद ऑफ गजनी और उसके बाद शुरू हुआ, उसमें वो हुआ जो इस्लाम को नहीं मानते थे, जो इस्लामिक आइडियाज पे बिलीव नहीं करते थे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और एकता कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एकता के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि ये खुरासन और जो ईरान के रीजन में था, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इस आइडिया, ये आइडिया वहां बहुत पॉपुलर था। सो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई नो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो लेक्चर, बट ये जरूरी है आपको समझना क्योंकि ये बैकवर्ड कंटेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है जो फॉरवर्ड आपको जितने वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको कनेक्ट करने में हेल्पफुल होगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक जरूर दें, शेयर करिए ये वीडियो लेक्चर्स को, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इस वीडियो लेक्चर की पीपीटी आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो के सेक्शन मिल जाएंगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ते रहिए। जय हिंद।